सबसे भरोसेमंद। दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और हम बात करने जा रहे हैं नितिन अग्रवाल से, जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, वो भी बड़े मार्जिन से। नितिन जी, इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है। कहाँ बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि क्रॉस वोटिंग होगी, वोट इधर का उधर चला जाएगा, लेकिन आप जिस तरीके से आपने वोटों को मैनेज किया, पता चला डिनर भी बड़ा शानदार दिया था, लोग बता रहे थे, हैं, और जीत सुनिश्चित कर ली। नहीं, देखिए, वैसे तो हालांकि मेरा मत में था कि चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष का सर्वसम्मत से चुनाव किया जाता है। मैं विपक्ष का भी, विधायकों ने मेरा समर्थन किया था, संयुक्त विपक्ष का भी मैं प्रत्याशी था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि वो उसमें भी विवाद पैदा करना चाहते थे, इस कारण उन्होंने इसका चुनाव कराया। क्योंकि संवैधानिक पद था और उन्होंने चुनाव कराया, तो मैंने तो सदन में सभी माननीय विधायकों को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने मेरा साथ दिया है। विपक्ष जरूर ये अपील करता रहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पे मुझे वोट दें, लेकिन मुझे मालूम था कि समाजवादी पार्टी का चरित्र सब जानते हैं, और इतने भारी मतों से, बड़े मतों से जीत हुई है, इसमें पार्टी नेतृत्व का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, सभी माननीय विधायकों का भी आभारी हूँ, और विपक्ष के भी जो माननीय विधायक मेरे साथ थे उनका भी आभारी हूँ। आपको लगता नहीं कि हुजूर आते आते आपको तो बहुत पहले ये जिम्मेदारी दे दी जाना चाहिए थी? देखिए, ये विषय पार्टी का होता है, पार्टी का होता है, और हम सब लोग काम कर रहा था कार्यकर्ता की हैसियत से, और हम सब लोग एक कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी के लिए काम करते हैं, कैसे पार्टी को मजबूत करना है, और ये तो विषय उनका है कि वो जब सही समझें, जब वो ठीक समझें, वो जिम्मेदारी देते हैं, और मैं आभारी हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और मुझे जिम्मेदार पद पे बिठाया। दल बदल खूब हो रहे हैं, लोग एक दलों से दूसरे दल में जाएं। आप भी पहले समाजवादी पार्टी में थे और आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आपको लगता नहीं है कि ये जो एक कल्चर है, एक जो परिपाटी है, वो राजनीति के लिए बहुत अच्छा तो मैं नहीं मानता इसको? क्यों आपको लगता नहीं कि इसके लिए भी सोचने और समझने की आवश्यकता है? आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ता है? देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी अपमानित होकर राजनीति नहीं करना चाहता, ना कोई करेगा, क्योंकि एक राजनीति एक अलग विषय है और अपना स्वाभिमान एक अलग विषय है। लोग दलों से अलग इसलिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनके दल में उनका स्वाभिमान सुरक्षित नहीं रहता है। समाजवादी पार्टी से हम अलग हुए क्योंकि उस पार्टी ने हम लोगों को अपमान किया था, और कहीं ना कहीं एक विचारधारा का भी विरोध था। जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा जो अब हो गई है, जो आज अखिलेश की समाजवादी पार्टी होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी अलग थी, आज अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी अलग है। तो आज जो विचारधारा उनकी पार्टी की है वो हमसे मेल नहीं खा रही थी, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए। और आप तो ये जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो खास तौर से वैश्य समाज और व्यापारी समाज का सम्मान करती है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में हम लोग यहाँ पे आए। आप देखिए, मनीष गुप्ता की हत्या होने के बाद वैश्य समाज में कहा जा रहा था कि बड़ी नाराजगी है। सरकार ने कानून के तहत कार्रवाई की, उनकी पत्नी को नौकरी दिया, उन पुलिस वालों को जेल भेजा। आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों से जो नाराजगी थी वो दूर हो गई? देखिए, मैं आपको केवल यही कहना चाहता हूँ, जब ये प्रकरण हुआ, सरकार ने तुरंत, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस पे कदम उठाए। जो लोग इसमें दोषी थे उन लोगों की गिरफ्तारी तुरंत कराई गई, एसआईटी की जांच तुरंत बैठाई गई, सीबीआई की जांच तुरंत बैठाई गई। जो मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार के, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी की उन्होंने मांग करी थी, उस मांग को तुरंत पूरा कराया गया। जो सरकारी मदद उन्होंने मांगी, उन्होंने कहा तो सरकारी मदद करी गई। सरकार की मंशा देखी जाती है इसमें, और सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस प्रकरण को अपने हाथों में लिया, और जो चीज़ें ज़रूरत थी और जो चीज़ें मांग की गई थी, उन मांगों को पूरा किया गया। वैसे समाज से आप आते हैं, चुनाव बहुत दूर नहीं है, आपको क्या लगता है कि वैसे समाज भी टिकट के लेके दावेदारी कर रहा है? क्या आपने कोई ऐसा रोड मैप बनाया है? क्या आपने कुछ सीटें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं उत्तर प्रदेश में जिस पे आप चाहेंगे कि नहीं, वैसे समाज को प्रतिनिधित्व मिले? देखिए, हम लोग तो हमेशा इस पक्ष में रहे हैं कि वैश्य समाज को और व्यापारी समाज को राजनीतिक तौर पे आगे आना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, वैश्य समाज ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और एक बहुत अहम भूमिका निभाई है सरकार गठन में। तो हम लोग तो मांग यही करते हैं कि
आगे आने वाले चुनाव में समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीतिक भागीदारी दें। जहाँ जहाँ वैश्य बाहुल सीटें हैं, पार्टी अपने स्तर पे उसका सर्वे करा ले, और जहाँ जहाँ मजबूत कैंडिडेट वैश्य समाज को उनको मिले, उनको चुनाव लड़ा के एक राजनीतिक ताकत देने का काम करें। देखिए, आपके पुराने साथी थे ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात कही है। 27 तारीख को वो लोग रैली भी करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के जाने से या ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से भाजपा पे क्या असर होगा? अब राजभर जी जो खुद ही गठबंधन, जो पार्टियां ढूंढ रहे हैं गठबंधन करने के लिए, क्योंकि उनको खुद समझते हैं कि उनकी खुद की क्षमता चुनाव जीतने की नहीं है, तो वो कितने पॉपुलर और कितने पावरफुल हैं ये तो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। अब राजभर जी चाहे किसी से भी गठबंधन करें, मैं कहता हूं उनका कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, ना बहुत ज़्यादा प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़के और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इधर हम हाल में देख रहे हैं नितिन जी की शिवपाल यादव लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हराने के लिए जो है अखिलेश के साथ खड़े हो सकते हैं, है ना। और उधर से भतीजे का भी कहना है, यानी अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम चाचा का सम्मान करेंगे। कल चाचा ने एक और बयान दे दिया कि भाई हम तो अब विलय करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आप इस तरह की जो बातें हो रही हैं दोनों तरफ से, इसको पॉलिटिकली अगर हम देखें तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें मैं इतना ही कहूँगा, चाचा तो बार बार अपील कर रहे हैं लेकिन भतीजा उनकी अपील को नहीं सुन रहा है। इसमें साफ एक चीज़ झलक रही है कि अहम की राजनीति जो समाजवादी पार्टी जो कर रही है, जो घमंड की राजनीति कर रही है, इन्होंने पहले भी यही राजनीति करी थी। उसका जवाब 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को दिया था, और आज भी वही अहम और जिद की और घमंड की राजनीति जो समाजवादी पार्टी कर रही है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से इन्हें जवाब देगी। प्रियंका गांधी इधर लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार ही हैं, आप देख रहे हैं यहाँ की प्रभारी हैं। लखीमपुर खीरी मामले में आपने उनकी तस्वीरें देखी कि वो झाड़ू लगाते हुए नजर आ रही थी, वहां पर जाने की कोशिश कर रही थी। कल भी आपने देखा आगरा जाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी धक्का मुक्की हो रही थी। कल उन्होंने एक बड़ी घोषणा की कि भाई अगर उनकी सरकार आती है तो लड़कियों को स्कूटी देंगी वो, और स्कूटी से लड़कियां स्कूल जाएंगी। प्रियंका गांधी की एक्टिविटी और उनकी घोषणाओं को देख के आप क्या कहेंगे कि भाई कांग्रेस का क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? मैं तो केवल ये कहूँगा, प्रियंका जी जो राजनीतिक टूरिज्म पे निकली हैं उत्तर प्रदेश में, देखिए यहाँ सब समझदार हैं, सब समझते हैं कि क्या हो रहा है। प्रियंका जी को पहले ये बताना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को, जो वो जिन महिलाओं की बात कर रही हैं या बेटियों की बात कर रही हैं, सबसे ज़्यादा अपमान तो महिलाओं का कांग्रेस पार्टी में ही हुआ है। कांग्रेस पार्टी में तमाम उनके महिला नेता जो उनके शीर्ष नेतृत्व के भी करीब थे और बड़े पदों पे आसीन थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका अपमान किया और उनके शीर्ष नेतृत्व में कोई कार्रवाई नहीं करी। प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने पार्टी केवल इसी कारण छोड़ी। और प्रियंका जी को ये भी बताना चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश में तो वो घूम रही हैं, उनके शासित प्रदेशों में, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न महिलाओं का वहाँ हो रहा है। आखिर वो वहाँ जाके वो क्यों नहीं प्रदर्शन करती और वहाँ क्यों नहीं मांग उठाती कि महिलाओं को सुरक्षा मिले? मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है, ना उनका कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में है। ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म किया जा रहा है उनके पार्टी द्वारा, इसमें उससे उत्तर प्रदेश की जनता पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। नितिन जी, एक और इधर हम देख रहे हैं कि लोग यात्राएं निकाल रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। एज ए वैश्य समाज के नाते होने के नाते आप ये सब कब शुरू कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अगले महीने 14 तारीख को हम लोग एक वैश्य महासम्मेलन लखनऊ में करने जा रहे हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे, आदरणीय पीयूष गोयल जी उसमें आ रहे हैं, आदरणीय सुनील बंसल जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी इसको संबोधित करेंगे। और करीब प्रदेश के करीब 10 से 15 हज़ार वैश्य प्रतिनिधि उस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, और उस सम्मेलन के बाद हम लोग जिलों में जाके समाज के लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर, जैसे 17 में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए थे, वैसे अब 22 में भी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाना है। हम उम्मीद करेंगे कि
भाजपा को दे रहे हैं वो आपकी ताकत बरकरार रहे। और मैं समझता हूं कि जिस विजन के साथ, जिस सपने के साथ आपने भाजपा ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक बड़े संवैधानिक पद पे बिठाने का काम किए हैं, उनके अनुसार आप लोग बेहतर काम करेंगे। आपने इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।